नमस्कार। चलिए, आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही दिलचस्प और हाँ, थोड़े जटिल पहलू पर बात करते हैं। संघ और राज्यों के बीच के वित्तीय संबंध। इस चर्चा का मकसद है कि एलएलबी के स्टूडेंट्स इन सभी प्रावधानों को बहुत गहराई से और आसानी से समझ सकें। तो आज का हमारा मुख्य सवाल है, भारत में संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध आखिर काम कैसे करते हैं। और साथ ही हम ये भी समझेंगे कि संविधान टैक्स लगाने की शक्ति पर यानी टैक्सिंग पावर पर क्या सीमाएं लगाता है। यही हमारे देश के फिस्कल फेडरलिज्म यानी राजकोषीय संघवाद का पूरा आधार है। देखिए, इस पूरी व्यवस्था को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस जड़ को, उस मूल सिद्धांत को समझना होगा जिस पर यह पूरी इमारत टिकी हुई है, और वो सिद्धांत है वित्तीय स्वायत्तता। जैसा कि बहुत बड़े न्यायविद डी बसु ने कहा है, किसी भी फेडरल सिस्टम की कामयाबी के लिए ये बेहद जरूरी है कि केंद्र और राज्य दोनों के पास अपने अपने काम करने के लिए पर्याप्त पैसा हो। अब जरा सोचिए, अगर राज्यों को अपने हर छोटे-मोटे खर्च के लिए केंद्र सरकार के आगे हाथ फैलाना पड़े, तो उनकी अपनी स्वायत्तता का, उनकी अपनी शक्तियों का क्या मतलब रह जाएगा। इसलिए उनकी वित्तीय स्वतंत्रता बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे देश का पूरा टैक्सेशन सिस्टम अनुच्छेद 665 पर टिका है। ये एक बुनियादी नियम है जो सरकार को मनमाने ढंग से टैक्स वसूलने से रोकता है। इसका सीधा सा मतलब है नो लॉ नो टैक्स, यानी कोई भी टैक्स लगाने से पहले संसद या राज्य विधानमंडल से बाकायदा एक कानून पास करवाना ही होगा। बिना कानून के 1 रुपए का भी टैक्स नहीं लिया जा सकता। अच्छा, तो जब ये टैक्स कानून के हिसाब से इकट्ठा हो गया तो सवाल उठता है कि ये पैसा जाता कहाँ है। ये पैसा सीधे सरकार के खजाने में जाता है, जिसे संवैधानिक भाषा में कॉन्सोलिडेटेड फंड कहते हैं। केंद्र का अपना कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है और हर राज्य का अपना कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट होता है। सरकार की सारी कमाई इसी फंड में जमा होती है और सारे खर्चे भी इसी फंड से किए जाते हैं। तो चलिए, अब असल मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच इस राजस्व का, इस पैसे का बंटवारा असल में होता कैसे है। संविधान ने मोटे तौर पर राजस्व बांटने के 3 रास्ते बताए हैं। ये तरीके एक बहुत ही लचीली और सहकारी व्यवस्था बनाते हैं, जिससे केंद्र और राज्य मिलकर देश की आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकें। पहली श्रेणी में आने वाले टैक्स बड़े दिलचस्प हैं। इन्हें लगाने का कानून तो केंद्र सरकार यानी संसद बनाती है, लेकिन इन्हें वसूलने का और अपने पास रखने का काम पूरी तरह से राज्य सरकारें करती हैं। इसलिए इनसे जो भी पैसा आता है वो सीधा उसी राज्य के खजाने में जाता है। ये केंद्र की संचित निधि का हिस्सा कभी नहीं बनता। समय के साथ साथ इस व्यवस्था में नई चीजें भी जुड़ती हैं, जैसे कि 88वें संवैधानिक संशोधन के जरिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 268A जोड़ा गया। इसका संबंध सर्विस टैक्स यानी सेवा कर से है। ये कर लगाता तो संघ है, लेकिन इसे इकट्ठा करने और इस्तेमाल करने का अधिकार संघ और राज्य दोनों को होता है। अब ये टेबल देखिए, ये दूसरी कैटेगरी को, जो अनुच्छेद 269 के तहत आती है, बहुत अच्छे से समझाती है। यहाँ पर संघ एक तरह से कलेक्शन एजेंट का काम करता है, मतलब वो टैक्स लगाता भी है और उसे वसूलता भी है, लेकिन इस वसूली से मिली सारी की सारी रकम वो राज्यों को सौंप देता है। अब ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव था जो 80वें संशोधन से आया। वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन की सिफारिश पर अब यह तय हुआ कि संघ सूची के लगभग सभी टैक्स और शुल्क केंद्र और राज्यों के बीच बांटे जाएंगे। इसने बंटवारे के लिए उपलब्ध राजस्व का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। वैसे ये विषय थोड़े जटिल हैं, और अगर आपको ये विश्लेषण अपनी पढ़ाई के लिए मददगार लग रहा है तो इस प्रस्तुति को लाइक जरूर करें और ऐसी ही और सामग्री के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राजस्व को बांटने की इस पूरी व्यवस्था के बावजूद संविधान ने संघ को एक विशेष वित्तीय शक्ति भी दी है। चलिए देखते हैं कि वो क्या है। और ये विशेष शक्ति है अधिभार यानी सरचार्ज। इसे आप आसान भाषा में टैक्स के ऊपर टैक्स भी कह सकते हैं। और इसकी सबसे खास बात यह है कि सरचार्ज से होने वाली पूरी की पूरी कमाई सिर्फ और सिर्फ संघ को मिलती है। इसे राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाता। ये पैसा सीधा भारत की संचित निधि में जाता है। अच्छा, तो हमने शक्तियों की बात कर ली, अब बात करते हैं सीमाओं की। पहले देखते हैं कि राज्यों के टैक्स लगाने की शक्ति पर संविधान क्या सीमाएं लगाता है।
अनुच्छेद 286 के ये नियम बहुत ही जरूरी हैं। जरा कल्पना कीजिए, अगर हर राज्य दूसरे राज्यों से आने जाने वाले सामान पर अपनी मर्जी से टैक्स लगाने लगे तो क्या होगा? देश में व्यापार करना ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ये नियम बनाए गए हैं ताकि एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बना रहे और राज्य अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय व्यापार में कोई रुकावट पैदा न कर सके। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी राज्य केंद्र सरकार की किसी भी संपत्ति पर, जैसे कि रेलवे स्टेशन, डाकघर या फिर केंद्र सरकार द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बिजली पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगा सकता। अब जैसा कि मैंने कहा, संविधान संतुलन बनाने की कोशिश करता है, तो जिस तरह राज्यों पर सीमाएं हैं, उसी तरह संघ की शक्तियों पर भी कुछ लगाम लगाई गई है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विषमता यानी एसिमेट्री देखने को मिलती है। ध्यान से देखिए, संघ की संपत्ति पर राज्यों द्वारा टैक्स लगाने से छूट पूरी तरह से है, कोई अगर मगर नहीं। लेकिन जब बात संघ द्वारा राज्य की संपत्ति पर टैक्स लगाने की आती है, तो वहां एक शर्त है। संघ राज्य की संपत्ति पर तब टैक्स लगा सकता है जब उस संपत्ति का इस्तेमाल किसी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा हो। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। मान लीजिए कोई राज्य सरकार अपनी परिवहन निगम की बसें चलाती है, तो यह एक व्यावसायिक गतिविधि हुई। इस गतिविधि से जो भी आय होगी, उस पर केंद्र सरकार टैक्स लगा सकती है। ऐसे मामले में उस राज्य के परिवहन निगम को एक प्राइवेट कंपनी की तरह ही माना जाता है। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का ये वित्तीय ढांचा पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि ये काफी लचीला है। ये वित्त आयोग जैसे तंत्रों के जरिए देश की बदलती जरूरतों के हिसाब से खुद को ढालता रहता है, ताकि राज्यों की स्वायत्ता और राष्ट्र की एकता के बीच एक सही संतुलन हमेशा बना रहे।